डीडी न्यूज पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में हुई बैठक। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने लिया भाग। आतंकवाद के खिलाफ क्वाड वर्किंग ग्रुप की स्थापना की घोषणा। कहा, क्वाड किसी के खिलाफ नहीं बल्कि एक समावेशी, लचीला, मुक्त और खुले हिंद प्रशांत का आग्रही। रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन पहले सत्र में चर्चा में भाग लेते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा, क्वाड सदस्य देशों के बीच पहले से अब ज्यादा रणनीतिक स्पष्टता। सभी सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार का किया समर्थन। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने क्वाड देशों के समूह को बताया एक सकारात्मक, विश्व की भलाई और सही कार्रवाई करने वाला समूह। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण और एक महान शक्ति बताया। रायसीना डायलॉग के इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, सऊदी अरब, मिस्र, जापान, बांग्लादेश, सिंगापुर और फ्रांस के विदेश मंत्रियों से की मुलाकात। विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने सहित तमाम वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाई देने के लिए लीक से हटकर सोचने और दीर्घकालिक योजना बनाने पर दिया जोर। पर्यटन पर बजट उपरांत वेबिनार में कहा, बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हमारे दूर सुदूर के गांव भी पर्यटन मानचित्र पर बना रहे जगह। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने देवनहल्ली, बेंगलुरु ग्रामीण में विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। अमित शाह ने जेडीएस और कांग्रेस पर साधा निशाना, भ्रष्टाचार करने का लगाया आरोप। ऑस्ट्रेलिया ने इंदौर टेस्ट 9 विकेट से जीता। जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बनाई जगह। सीरीज में भारत अभी भी 2-1 से आगे। भारत को चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिए जीतना होगा अहमदाबाद टेस्ट। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की आज बैठक नई दिल्ली में हुई। बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने हिस्सा लिया। बैठक में सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने स्वतंत्रता के सिद्धांतों, कानून के शासन, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, बल के उपयोग किए बिना विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और नौवहन और उड़ानों के आने जाने की स्वतंत्रता के प्रति मजबूत समर्थन दिया। साथ ही क्वाड सदस्य देशों ने यथास्थिति को बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास का विरोध किया, जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए आवश्यक है। विदेश मंत्रियों ने यह भी विश्वास दोहराया कि क्वाड क्षेत्रीय और वैश्विक भलाई के लिए एक बल के रूप में कार्य कर रहा है और अपने सकारात्मक और रचनात्मक एजेंडे के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र की प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित होगा। क्वाड के माध्यम से विदेश मंत्रियों ने स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी जैसी समकालीन चुनौतियों पर व्यवहारिक सहयोग के माध्यम से इस क्षेत्र का समर्थन करने पर जोर दिया। साथ ही स्थायी, पारदर्शी और निष्पक्ष ऋण के माध्यम से ऋण संकट को दूर करने, वित्त पोषण प्रथाओं, अंतरिक्ष सहयोग, साइबर सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला करने पर चर्चा की। We agreed on a counter-terrorism working group. We agreed on cooperating more closely with the Indian Ocean Rim Association. We agreed that there would be we had earlier worked out a HADR initiative. So the standard operating procedures for that. I was personally happy that there was a stronger expression of support from all of us collectively to the reform of the UN when it comes to sustainable development goals, which all of us are committed to.
We believe that they should be pursued comprehensively, not cherry-picked for political convenience. We will be doing a maritime security working group very shortly in Washington, and we discussed, among other things, one of the outcomes we agreed on was that the listings of terrorists, the counter-terrorism side listings should not be politicized. वहीं रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। 4 मार्च तक होने वाले इस कार्यक्रम के दूसरे दिन आज क्वाड के विदेश मंत्रियों ने रायसीना डायलॉग में एक पैनल चर्चा में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ साथ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग क्वाड स्क्वाड पॉलीगॉन की शक्ति और उद्देश्य नामक विषय पर चर्चा में शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हितों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात शानदार रही। फ्रांस की तरफ से भारत की G20 अध्यक्षता के लिए फ्रांस के समर्थन की सराहना की। वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर आपसी संबंधों के समन्वय पर सहमति बनी। साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा भी की। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी से मुलाकात की। विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी की पहली भारत यात्रा पर एस जयशंकर ने कहा कि उनकी मेजबानी करके खुशी हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं में हुई ठोस प्रगति और अन्य देशों में भी हमारे सहभाग पर चर्चा हुई। और वहीं दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। झारखंड में हुए भव्य स्वागत से G20 के विदेशी मेहमान अभिभूत हैं। आज G20 के प्रतिनिधियों को विशेष बस से रामगढ़ के पतरातू ले जाया गया, जहां G20 के प्रतिनिधियों ने पतरातू झील का दौरा किया, जहां वो प्रकृति का आनंद उठाते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व वन्यजीव दिवस पर वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले लोगों की सराहना की। पीएम ने ट्वीट किया कि विश्व वन्यजीव दिवस पर वन्यजीव प्रेमियों और वन्यजीव संरक्षण पर काम करने वालों को शुभकामनाएं। जानवरों के आवासों की रक्षा करना हमारे लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है और हमने इसके अच्छे परिणाम देखे हैं। देश में चीतों के स्वागत के लिए पिछले वर्ष को हमेशा के लिए याद किया जाएगा। पीएम ने विश्व वन्यजीव दिवस पर एक वीडियो भी साझा किया। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। हम वो लोग हैं जिनका सांस्कृतिक अस्तित्व इस मंत्र पर टिका हुआ है, अर्थात संसार में पशु पक्षी पेड़ पौधे जड़ चेतन जो कुछ भी है वो ईश्वर का ही स्वरूप है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए। भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। आज एक और हम विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल हैं, तो साथ ही देश के वन क्षेत्रों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। प्रकृति और पर्यावरण, पशु और पक्षी भारत के लिए ये केवल सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी के विषय ही सिर्फ है ऐसा नहीं है, हमारे लिए ये हमारी सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का भी आधार है। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शुरू करो
डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसोर सैंडल सोप। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है। ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने कर्नाटक के देवनहल्ली में विजय संकल्प रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के अलावा प्रदेश के कई बड़े भाजपा के नेता मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने कर्नाटक के विकास के लिए काफ़ी काम किए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में भी केंद्र सरकार ने कर्नाटक पर खास अपना ख्याल रखा है। ये यात्रा 31 जिलों के 224 विधानसभा क्षेत्रों से जाएगी। 8000 किलोमीटर घूमकर करोड़ों लोगों का जनसंपर्क करने वाली है। मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक के लिए ये डबल इंजन सरकारों ने ढेर सारे काम किए हैं। इस बजट में भारत सरकार ने कर्नाटक के लिए 37,257 करोड़ रुपीस कर्नाटक के लिए दिया है, जो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। 3 राज्यों में आए चुनावी नतीजों और अल्पसंख्यक वाद पर कांग्रेस के प्रचार पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता टॉम वडक्कन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्पसंख्यकों के बीच भ्रम फैलाने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। टॉम वडक्कन ने कहा कि मोदी जी एक्शन के मंत्र में विश्वास करते हैं और पूरे देश में वो इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं कि डबल इंजन सरकार बेहतर परफॉर्म करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास में विश्वास करती है और विकास का कोई धर्म नहीं होता। पूर्वोत्तर में हमें जीत इसलिए मिली है क्योंकि अल्पसंख्यक भाजपा में विकास में विश्वास करते हैं। कांग्रेस present president Mallikarjun Kharge has insulted the people of Northeast by calling it a mere small state to cover up the bitter defeat they had to swallow in the elections. Such mindset and hypocrisy of the Congress stands exposed. The treatment of Northeast as a second class by Congress for the past 75 years is the reason for the state of Northeast since before pre-2014. सरकार समर्थित और SBI कैप वेंचर्स द्वारा प्रबंधित किफ़ायती और मध्य आय आवास परियोजनाओं के निर्माण को पूरा करने के लिए विशेष विंडो या स्वमी देश भर में रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने में मदद करेगा। स्वमी यानी कि SWAMIH इन्वेस्टमेंट फंड के मुख्य निवेश अधिकारी इरफान काजी ने DD न्यूज़ संवाददाता तापस भट्टाचार्य के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि अब तक फंड ने 12,500 करोड़ रुपए की मंजूरी के साथ 130 परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी प्रदान की है। इसने पहले ही 20,500 घरों को पूरा कर लिया है और अगले 3 वर्षों में
30 टियर 1 और 2 शहरों में 130 परियोजनाओं में 81,000 से अधिक घरों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इरफान सर की ये जो प्रोजेक्ट है, बहुत से लोगों ने हताश हो गए थे कि उनका घर बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन अब स्वामी फंड से और सरकार की एक जो नीति है उसकी बदौलत उनको वो जो सपना है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, ये दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार ने ऐसा फंड लॉन्च किया है। तो ये सरकार की आइडिया थी। सरकार ने कहा कि हम एक स्पेशल फंड लॉन्च करेंगे जो सिर्फ डिलेड प्रोजेक्ट्स, जहां घर या तो अटक गए हैं प्रोजेक्ट्स या काफी डिले हो गए, उनमें पैसा डालेंगे और कंप्लीट करेंगे। भारत सरकार ने ये जिम्मेदारी SBI कैप वेंचर्स को दी। SBI कैप वेंचर्स ये फंड का मैनेजर है। हमने ये देखा कि प्रोजेक्ट चलते हैं असंभव को संभव करती भारतीय सेना। दरअसल पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में न्यूनतम तापमान के बीच पूरे जोश व खरोश में भारतीय सेना के जाबाजों ने आज क्रिकेट खेलने का आनंद लिया। मजे की बात यह रही कि ये वही जगह है जहां 15 जून 2020 को भारतीय और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। वहां आज भारतीय सुरक्षा बल पूरे जोश और जुनून के साथ सीमा की रक्षा करने के साथ साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। भारतीय सेना ने बताया कि त्रिशूल डिवीजन की पटियाला ब्रिगेड ने गलवान घाटी के पास अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में माइनस तापमान में पूरे उत्साह और जोश के साथ क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में पूरे जोश और उमंग के साथ सैनिकों ने क्रिकेट को एंजॉय किया। बता दें कि गलवान घाटी में वर्ष 2020 में 15 से 16 जून की रात भारतीय सैनिकों के साथ हुए संघर्ष के दौरान कम से कम 42 चीनी सैनिक मारे गए थे। तेलंगाना के नारायणपेट की साड़ियां पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनको बनाने वाले बुनकर बदहाली में जीने के लिए मजबूर हैं। सरकारों ने वायदे तो बहुत किए, लेकिन कभी उनके दुख को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जो दूसरों के लिए बुन रहा है वो बिन सुविधाओं के मौत के कगार पर खड़ा है। कहानी है तेलंगाना के नारायणपेट की, जहां के कोटकोना गांव के बुनकर आयुष्मान योजना के लागू ना हो पाने और राज्य सरकार द्वारा कोई मदद मुहैया ना करा पाने के कारण बेहाल हैं। ये कृष्ण वेणी हैं, जिनके सिर से बुनकर पिता का साया पहले ही उठ गया था। माँ चंद्रिमा ही घर को हैंडलूम से चला रही थी, लेकिन पिछले साल 10 सितंबर को वो भी साथ छोड़ गयी। उम्मीद थी कि राज्य सरकार की नेथन्ना बीमा योजना से सहायता होगी, लेकिन अभी तक एक ढेला नहीं मिला। हैंडलूम में हमें बहुत दिक्कत है। मेरे माता पिता इसी काम को करते हुए मर गए। हमें कोई भी सहायता नहीं मिली। इस काम में कोई कमाई नहीं है, इसलिए मेरा पति दूसरे शहर जाकर मजदूरी कर रहा है। पेट की भूख नहीं मरती, इसीलिए लाचारी के हालात में भी हथकरघा कर्मचारी बिना किसी छुट्टी के इस काम को करते हैं। कुरमैया इनमें से एक हैं, जिनके हाथ में दर्द रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी 2 वक्त की रोटी के लिए काम में लगे रहते हैं। 10वीं के बाद मैंने अपने पिता के काम को संभाला। मेरी जिंदगी इसी पर निर्भर है। परिवार को मैं इसी से पाल रहा हूँ। राज्य सरकार से मुझे कोई सहायता नहीं मिली है। इसी काम के कारण मेरे हाथ, पैर और कमर में परेशानी हो गई है। कोई इलाज नहीं मिल रहा और ना ही कोई सहायता। ये है अजम्मा, कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। हाथ और पैर सही से साथ नहीं देते, लेकिन फिर भी दूसरों के यहाँ मजदूरी करके बस पेट भर रही हैं। मेरा पति नहीं है, बेटा नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मेरा घर भी नहीं है, रिश्तेदारों के घर सर छुपा रही हूँ। मेरी हालत बहुत खराब है, दूसरों के घर काम करके अपना पेट भर रही हूँ। साड़ी के काम को करते करते कृष्ण नैया जवानी से बुढ़ापे में प्रवेश कर गया, लेकिन इतना पैसा भी नहीं बना पाया कि एक ढंग की छत सिर पर हो। लोन लेने के लिए चप्पलें घिस दी, लेकिन लोन के नाम पर तेलंगाना में फूटी कौड़ी नहीं मिली। मैंने कई बार लोन के लिए चक्कर लगाया, ना तो मुझे लोन मिला और ना ही घर। 15 दिन हम पति पत्नी काम करते हैं और बस 2000 रुपए मजदूरी मिलती है। अपने पूर्वजों की कला को संभालने का काम करने वाले युवाओं के सपने भी अब इस काम से टूट रहे हैं।
वो सब्सिडी लोन है ना, वो क्या वो उसको अप्लाई करने को उसमें मुश्किल आता, वो साइट नहीं काम करता अच्छा, ऐसा वो कुछ नहीं मालूम, ऐसा बीच बीच में वो काम बंद होता करने का गए तो भी ऐसा। हैंडलूम का काम करने वाले कुछ घरों की ये कहानी काफी हृदय विदारक है। हर घर किसी न किसी सहायता की आस में दिन गुजार रहा है और उम्मीद कर रहा है कि चुनावों के समय किए गए वायदों के आधार पर सत्ता में आई सरकार उनकी सुध एक दिन जरूर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देश भर में लोगों को सस्ते दामों पर उपयोगी दवाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना केंद्रों की शुरुआत की गई थी। इन केंद्रों पर उपयोगी जेनरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की कीमत की तुलना में 60 से 90% तक कम दामों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की उपेक्षा के चलते पिछले 2-3 साल में इनमें से 100 से अधिक स्टोर पर ताले लग चुके हैं। इसकी एक बड़ी वजह राज्य सरकार जन औषधि केंद्रों के बजाय राज्य सरकार द्वारा संचालित धन्वंतरी औषधि केंद्रों को प्राथमिकता देती है। नकारात्मक राजनीति किस प्रकार लोगों को सहूलियतों से दूर करती है, इसका उदाहरण छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, जहां प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के बजाय राज्य सरकार धन्वंतरी औषधि केंद्रों को बढ़ावा दे रही है। इनको देखें तो पाएंगे कि जन औषधि केंद्र की दवाइयां और सर्जिकल सामान के सामने राज्य की धन्वंतरी में दवा और सर्जिकल सामान बहुत कम है। धन्वंतरी केंद्रों पर उपभोक्ताओं को दवाइयों की MRP पर अधिकतम 70% छूट का लाभ मिलता है, जबकि जन औषधि केंद्रों पर जेनेरिक दवाइयों पर अधिकतम 90% तक की छूट ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। तो सेटबैक मिला वो सरकारी क्षेत्रों से मिला, अदरवाइज लोगों की अवेयरनेस और हम लोगों ने जो प्रोग्राम किए उसमें प्राइवेट जनौषधि केंद्रों की संख्या काफी बढ़ी और अभी पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग हमारे 55 प्राइवेट जनौषधि केंद्र, निजी जनौषधि केंद्र काम कर रहे हैं। धन्वंतरी बेसिकली डिस्काउंट रेट पे दवाइयां लोगों को दे रही है। अब आपको सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ, मार्केट में जो डिस्काउंट रेट पे जैसे सपोज कोई दवाई का दाम MRP उसमें प्रिंट है 100 रुपए और 100 रुपए में वो 60 रुपए या 60% का अगर डिस्काउंट देता है तो वो दवा 40 रुपए में मिल जाती है। तो पेशेंट को लगता है कि हाँ चलो मुझे सस्ती मिली, लेकिन ऐसी कई सारी दवाइयां हैं जिनका दाम जन औषधि में 10 या 15 रुपए है।
तो डिस्काउंट के बाद में जो दवाई आपको 40 रुपए में मिल रही है, जन औषधि में उसका MRP ही 10 या 15 रुपए है। राज्य सरकार की उपेक्षा के चलते पिछले 2-3 सालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के 100 से अधिक दुकानों पर ताले लग चुके हैं। राज्य सरकार के उदासीन रवैये से आम जनता की जेब ढीली हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है सर कि बाजार में 5 गुना महंगा है दवाइयाँ, और यहाँ पे मतलब टोटल रेट का 20% में मिल जाता है हमको, और काफी सस्ती पड़ती है ये। मैं यहाँ 2 साल से दवा ले रही हूँ। बाहर की जो दवा लेती थी वो मेरे को शुगर BP इनका बहुत महंगा पड़ता था, 1000-2000 में आते थे। यहाँ मेरा 200-250 में निपट जाते हैं। लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। लोग आते हैं, अपनी महीने की दवाइयाँ लेके जाते हैं, और वो खुद होकर ही बताते हैं कि उनकी जो दवाइयों में उनकी कम से कम 70 से 80% तक इसमें बचत होती है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की जिद के कारण लोगों को महंगी दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जनता की ख्वाहिश है कि राज्य भर में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को न सिर्फ खोला जाए बल्कि इन्हें प्रोत्साहित भी किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। जन औषधि ट्रेन छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया और रेल और संचार, इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन 2 महीने तक जन औषधि से जुड़ी जानकारियों को समेटे 4 राज्यों से होकर गुजरेगी। इसी तरह की एक दूसरी ट्रेन पुणे से दानापुर के बीच भी चलेगी। ये ट्रेन लोगों को जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयों के बारे में जागरूक करेगी। इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि देश के सभी बड़े रेलवे स्टेशन पर जन औषधि की दुकान खुलेगी। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि देश के कोई गरीब लोग बिना दवाई मिलने से उसके यहाँ मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। देश के सभी नागरिकों को सस्ती दवा मिले, क्वालिटी दवा मिले, उसके लिए 9000 से अधिक जन औषधि केंद्र आज देश में खुले हुए हैं। सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन लेने के लिए डेली 12 लाख से अधिक लोग जन औषधि केंद्र की मुलाकात लेते हैं। आज देश में जन औषधि सप्ताह के उपलक्ष्य में जन औषधि का प्रचार प्रसार हो, सस्ती जेनेरिक मेडिसिन का प्रचार प्रसार हो, इसलिए रेलवे के द्वारा भी एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। देश के बड़े रेलवे स्टेशन हैं, उन सब पर जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी बताया, जन औषधि केंद्र पे बहुत ही कम कॉस्ट पे बहुत अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन मिलती है, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि हमारे सामान्य नागरिकों को उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले। और आइए अब खेलों की बात करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट के लिए इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम की पिच को आईसीसी पिच और आउटफील्ड निगरानी प्रक्रिया के तहत खराब रेटिंग दी गई है। आईसीसी मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने मैच अधिकारियों और दोनों टीमों के कप्तानों के साथ परामर्श के बाद आईसीसी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके मूल्यांकन के बाद आयोजन स्थल को 3 डिमेरिट अंक मिले हैं। ये रिपोर्ट बीसीसीआई को भेज दी गई है। बीसीसीआई अगर इसके खिलाफ अपील करना चाहता है तो उसके पास अब 14 दिनों का समय है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। कांग्रेस नेता राहुल